हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने शिक्षण के सिद्धांत इस टॉपिक पर चर्चा की थी। हमने जाना कि ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो टीचिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अंतर्गत हमने क्रियाशीलता के सिद्धांत को पिछले क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ा। हमने प्रेरणा के सिद्धांत को जाना, रुचि का सिद्धांत और निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इन सब सिद्धांतों को हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम नियोजन के सिद्धांत को जानते हैं। नियोजन यानी कि प्लानिंग। एक अच्छे शिक्षण के लिए यह ज़रूरी है कि उसमें नियोजन का सिद्धांत हो, यानी कि प्लानिंग का हो। यानी कि टीचिंग जो है वो प्लानिंग वे में की जानी चाहिए। इसलिए बीएड के करिकुलम के अंतर्गत जब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस टीचिंग के अंतर्गत भेजा जाता है तो उसके पहले स्टूडेंट्स को लेसन प्लान बनाना सिखाया जाता है। उसे पाठ्य योजना बनाना सिखाया जाता है और पाठ्य योजना क्यों बनाया जाता है ये भी बताया जाता है। पाठ्य योजना बनाने से उसमें के अंतर्गत हर एक स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। जैसे कि उसमें शिक्षण का जो उद्देश्य है वो तय रहता है। शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जा रही हैं। टीचर जो है वह अपने 35 मिनट या 45 मिनट के क्लास में जो भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए आया है तो उस टॉपिक को तैयार करने के पहले उसे उस टॉपिक की पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ती है और उस पाठ्य योजना के अनुसार ही टीचर को शिक्षण करना चाहिए, क्योंकि उसमें नियोजन के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। उसमें शिक्षण के उद्देश्य को तय किया जाता है, शिक्षण की विधि, शिक्षण की सामग्री, किस तरह वह स्टूडेंट का मूल्यांकन करेंगे, इन सब हर एक पक्ष को ध्यान में रखकर पाठ्य योजना तैयार की जाती है। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कोई भी काम, एक शिक्षण ही नहीं कोई भी काम जब हम प्लानिंग वे में करते हैं, जब हम नियोजन के साथ करते हैं तो वह काम अच्छे से संपन्न हो पाता है। तो ठीक उसी तरह शिक्षण को भी जब हम नियोजन के सिद्धांत को ध्यान में रख कर करते हैं तो हमारा शिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो पाता है। टीचर को यह पता होता है लेसन प्लान के अंतर्गत कि उसे इंट्रोडक्शन कैसे करना है, उसे प्रस्तावना कैसे करनी है, उसे अपने टॉपिक तक पहुंचना कैसे है, उसे अपने टॉपिक का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, किस शिक्षण विधि को प्रयोग करना है, कब करना है, किस शिक्षण सामग्री को प्रयोग करना है, मूल्यांकन के लिए वह किन प्रश्नों का उपयोग करेगा, स्टूडेंट्स को किस तरह वह क्रियाशील बनाए रखेगा। इन सब चीज़ों का विषयवार जो स्टेप्स जो होते हैं उसको पाठ्य योजना के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जिससे फिर टीचिंग जो है प्रभावशाली बनता है। तो इसी तरह शिक्षण में भी नियोजन के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि एक सफल शिक्षक वही माना जाता है जो कक्षा में जाने से पूर्व भी योजना बना ले कि उसे क्या पढ़ाना है। नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत ये भी होता है कि टीचर जो है प्लानिंग करे, तो प्लानिंग करे तो उसे ये पता होना चाहिए कि आज वो क्लास में जो अपने बच्चों को शिक्षण देने वाला है वह क्या पढ़ाने वाला है। उसे ये पता होगा तभी तो वो उसके लिए पाठ्य योजना भी तैयार करेगा। तो इसलिए ये कहा गया है कि उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है। नियोजन के सिद्धांत से ये जो हमारे समय की और श्रम की भी बचत होती है। हमारा जो शिक्षण का उद्देश्य है वो सफलतापूर्वक पूरा होता है, क्योंकि हम जब किसी भी काम को प्लानिंग बेस से करते हैं तो वो जाहिर सी बात है काम अपने सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, उसका जो उद्देश्य होगा वह प्राप्त होगा। और नियोजन के सिद्धांत को टीचिंग में शामिल करने से बालक का सर्वांगीण विकास भी होता है और टीचिंग का जो क्रम है जो है वह भी क्रमबद्ध रूप से होता है। उसमें जो अधिगम जो होता है, उसमें जो लर्निंग होती है वह भी क्रमबद्ध होता है। इसलिए कहा गया है कि
टीचिंग के अंतर्गत नियोजन का सिद्धांत को पालन करना अति आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत के अंतर्गत यह चयन शिक्षण जो है, जैसा कि हम जान रहे हैं, शिक्षण प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया मानी गई है। इसमें हमें विभिन्न विषयों को पढ़ाना और सिखाना होता है। शिक्षक का यह दायित्व है कि कौन सा विषय वह पहले पढ़ाए, कौन सा विषय बाद में पढ़ाए, किसी भी शिक्षण सामग्री को कैसे प्रस्तुत करे, कौन सी कक्षागत समस्याओं को पहले हल करे ताकि शिक्षण अधिगम सफल हो सके, यह चयन के सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। अतः यह सभी समस्याओं का एक ही हल है, वह है चयन का सिद्धांत। इसलिए कहते हैं कि शिक्षक को चयन का सिद्धांत का अनुसरण करना अति महत्वपूर्ण है। चयन के सिद्धांत से टीचर को यह पता रहता है, वह उसे इस बात का ज्ञान रहता है कि वह किस विषय को पहले पढ़ाएगा, पहले वह कौन से टॉपिक को पढ़ाएगा, किस तरह पढ़ाएगा और उसके लिए वह किस शिक्षण सामग्री को प्रयोग करेगा और कैसे प्रयोग करेगा, वह बच्चे की समस्याओं को कैसे हल करेगा, समस्याओं को वो कैसे पता करेगा। तो इन सब चीज़ों को चयन के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये हमारे शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत एक और सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत का तात्पर्य है कि हम जान रहे हैं कि क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं जो विभिन्न सामाजिक परिवेश से आते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होती हैं, तो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता का गुण होता है। तो जब बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता का गुण होता है तो जाहिर सी बात है उसमें सीखने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता होगी। अलग अलग बच्चे एक ही टॉपिक को, एक ही बात को क्लास के बच्चे को सीखने में अलग अलग समस्याएं आएंगी, अलग अलग बच्चे अलग तरीके से सीखेंगे। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत ही आते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के जुड़वा बालकों में भी विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। कक्ष में भी हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत शिक्षण के अंतर्गत यह ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में विभिन्न सामाजिक परिवेश से बच्चे आए हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो हर बच्चा के सीखने की का स्तर जो है वो अलग अलग है, उसमें हर बच्चे को सीखने में अलग अलग समस्याएं आएंगी। तो इन सब चीज़ों को भी शिक्षण के अंतर्गत ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। इसका तात्पर्य है, इस सिद्धांत का मूल तत्व है समानता और सहभागिता। कक्षा में लोकतंत्र का होना अति आवश्यक है। इसका तात्पर्य हुआ कि हम जान रहे हैं कि शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम इन तीनों के अंतर संबंध के सफलतापूर्वक संचालन से संपन्न होती है। तो टीचिंग जो है वो कौन करता है? टीचर करता है। तो टीचर का यह दायित्व है, टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सभी बालकों को, क्लास में जितने बच्चे हैं वे सभी को समान समझे और सभी को समान मौका दे। वे हर एक बच्चे की बात को सुने, समझे, उसकी समस्याओं को जाने और उस समस्याओं का समाधान करे, उनके मानसिक स्तर को समझे। कक्ष में समानता और सहभागिता होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र का व्यवहार होना, लोकतांत्रिक व्यवहार का होना अति महत्वपूर्ण है शिक्षण के अंतर्गत। जब क्लास के हर एक बच्चे को यह लगेगा कि टीचर जो हमें पढ़ाने आई है वो हमारी बात सुनती है, समझती है और हमारी समस्याओं को दूर करती है, हर एक बच्चा अपने को टीचर से जुड़ा हुआ पाएगा, तो वह
टीचर के बताए हुए बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा, तब जाकर शिक्षण जो है वह सफलतापूर्वक संपन्न हो पाएगा। इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन भी है वह अच्छा बनता है, मधुर संबंध बनता है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने टीचर के कंसर्न में रहता है और टीचर से वह बातचीत करके अपनी बातों को कहता है, अपनी समस्याओं को कहता है, और टीचर जो है उसे वह समझती है, उसके साथ समानता और सहभागिता का व्यवहार करती है। इसलिए शिक्षण के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत भी होना अति आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत यह भी एक सिद्धांत आता है कि शिक्षण जो है वह जीवन से संबंधित होना चाहिए। शिक्षण जो है वो टीचर करता है, तो टीचर का यह दायित्व होता है कि वह जो भी जिस टॉपिक का भी शिक्षण बच्चों को दे रहा है उसका कोऑर्डिनेशन उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो जीवन से संबंधित होना चाहिए। वह उसके पर्सनल लाइफ से, वह उसके रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित करके वह उसे बताए। यह एक कह सकते हैं कि यह लंबे समय तक, जिसके कारण इस तरह जीवन से संबंध स्थापित करके जब टीचर टीचिंग करता है तो वो जो टीचिंग है वह लंबे समय तक बच्चे को याद रहती है। शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को बालक के जीवन से संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब टीचिंग के अंतर्गत जो टॉपिक बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, यदि बच्चे की लाइफ से बच्चे के लाइफ से उसको कोऑर्डिनेशन करके उससे संबंध बना के जब हम बताते हैं तो बच्चा उसे जिज्ञासावश सुनता भी है और समझता भी है। उसमें क्यूरियोसिटी होती है उस बात को समझने की। इस प्रक्रिया से वह ज्ञान बालक के लिए उपयोगी भी होता है और वह सहज भी होता है। वह जो है वो टीचर के ज्ञान को सहजता से ग्रहण करता है। वह इस ज्ञान को आसानी से दैनिक जीवन में प्रयोग भी कर पाता है, क्योंकि वह जान रहा है जो भी टीचर हमें पढ़ा रही है वह जो है वो हमारे जीवन से संबंधित है, तो हमें उसे ध्यान से समझना चाहिए और उस ज्ञान को फिर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करता है और वह उसके साथ एडजस्टमेंट भी करता है, उसके साथ समायोजन भी करता है। तो एक अच्छे शिक्षण में जीवन से संबंधित संबंध स्थापित करने का सिद्धांत भी होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम निरंतर प्रैक्टिस के द्वारा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक ने कहा कि शिक्षण जो है वह प्रैक्टिस से पूर्ण हो पाती है, प्रैक्टिस से वो और अच्छे से निखरती है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो होती है वो आदमी को पूर्ण बनाती है, आदमी के ज्ञान को पूर्ण बनाती है, क्योंकि आवृत्ति का अर्थ ही होता है बार बार दोहराना। जब किसी भी चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं, हम उसके एक्सरसाइज करते हैं, हम उसको निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारा शिक्षण जो है वो प्रभावशाली बनता है। जिस विषय को जितना दोहराया जाता है वह विषय उतना ही अधिक मजबूत बनता है। इसलिए कहते हैं कि कक्षा में आवृत्ति का सिद्धांत यानी कि निरंतर प्रैक्टिस का सिद्धांत जो है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है उसको पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए गृह कार्य, मासिक परीक्षा, छात्रों से पाठ को समझाने के लिए कहना, इन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए ताकि जो है वो शिक्षण जो है उसकी बार बार जो है वो आवृत्ति होती रहे। शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत हमारा एक और पॉइंट है निर्माण का मनोरंजन का सिद्धांत। जब तक शिक्षण कार्य में मनोरंजन प्रक्रिया शामिल नहीं होगी तब तक अधिगम सफल तथा सकारात्मक नहीं हो सकता। हम जान रहे हैं कि जब भी टीचिंग जो है वह एक्टिव हो अच्छी बात है, और अगर उसमें मनोरंजन भी हो तो वह शिक्षण जो है वो और भी प्रभावशाली होती है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वह अगर
टीचिंग जो है वो मनोरंजन से जुड़ी रहेगी तो स्टूडेंट को उस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। इसलिए शिक्षण कार्य में निर्माण का मनोरंजन का सिद्धांत भी होना चाहिए, ताकि जो है स्टूडेंट जो है वो क्रियाशील हो सके और उसको उस टॉपिक को समझने में आसानी हो सके, उसका मन लगा रहे। इसके अंतर्गत हमारा एक और सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को लघु सोपानों का सिद्धांत भी कहा जाता है। शिक्षण स्वयं में एक व्यापक प्रक्रिया है। इसे सफल बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इसे विभाजित करके पढ़ाया जाए। शिक्षक कक्षा में पाठ्य वस्तु को विभाजित करके बताए, जैसे कि वह उसे सरल से कठिन की ओर करके उसे अग्रसर करके अपने टॉपिक को बताए। जो टॉपिक को पढ़ा रहा है उस टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसे विभाजित करके पढ़ाए। जैसे कि मैंने आपको शिक्षण के अंतर्गत जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो आपको पहले शिक्षण के अर्थ को बताया मैंने आपको, फिर शिक्षण की परिभाषाएं मैंने आपको बताई, फिर शिक्षण के विशेषताओं को आपको बताया, शिक्षण के उद्देश्य को बताया और फिर जाकर शिक्षण के सिद्धांत को बताया। इस तरह छोटे छोटे भागों में बांटकर जब हम टीचिंग करते हैं तो वो टीचिंग जो है वो प्रभावशाली होती है और सफल होती है। इससे बच्चों को टॉपिक को समझने में आसानी होती है। जब आप शिक्षण क्या है, शिक्षण की परिभाषाओं, शिक्षण की विशेषताओं, शिक्षण के उद्देश्य को समझ गए तो आपको शिक्षण के सिद्धांत को समझने में आसानी होगी। इसलिए मैंने पहले इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया। तो यही है विभाजन का सिद्धांत। इस तरह आज हमने शिक्षण के सिद्धांत इस टॉपिक को पूर्ण किया। तो हमने शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण के अर्थ, शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण के सिद्धांतों को पूरे विस्तार से मैंने आपको समझाया। तो आज हमारा यह टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।